मार्च ख़त्म हो चुका है एंड अप्रैल हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड एंड इट्स टाइम फॉर बुक रैप फॉर मार्च। मेरा नाम वर्षा है और ये मेरा चैनल किताबों की वर्षा है, जहाँ मैं किताबों के बारे में बात करती हूँ। और मार्च के महीने में मैंने पढ़ी हैं 5 किताबें, जिनमें से 3 थी जो मैंने ऑडिबल ऐप पे सुनी और 2 थी जिनकी मैंने फिजिकल कॉपी पढ़ी है। एंड ये मिक्स है हिंदी और इंग्लिश नॉवेल्स का। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद इट। जो पहली नॉवल है जिसके बारे में बात करूँगी वो है माई ब्रिलियंट फ्रेंड बाय एलिना फरांटे। और ये किताब ऐसे स्टार्ट होती है कि एलिना गेट्स अ कॉल फ्रॉम रीनो हु इज़ लीला सन, एंड लीला एंड एलिना बोथ आर नाउ इन देयर 60s। तो शी गेट्स अ कॉल कि मदर इज़ मिसिंग। एंड उसके बाद वो पूरा स्टार्ट होता है कि हाउ दे फ्रेंडशिप स्टार्टेड, कि चाइल्डहुड से ले करके अडोलेसेंस तक उनका जो फ्रेंडशिप था वो कैसे ब्लूम हुआ, हाउ इट स्टार्टेड, हाउ दे बोथ ग्रू अप, उनका नेबरहुड कैसा था, वहाँ पे वो किन किन लोगों के साथ स्कूल जाती थी, क्या पढ़ती थी। और मतलब पूरा उसके ही अराउंड है ये पूरा जो फर्स्ट बुक है इसकी। मुझे काफ़ी अच्छी लगी पढ़ने में। काफ़ी जो पेसिंग है स्लो है बट अच्छी है। इट डिस्क्राइब्स परफेक्टली कि ये दोनों कैसी हैं एज फ्रेंड एंड एज इंडिविजुअल। काफ़ी कन्फ्यूजन है जो कि बच्चों में होता है, एंड एज दे स्टार्ट entering their adolescence and then their teenage years, तो उनके अंदर जो कन्फ्यूजन होता है और वो कैसे उसके साथ डील करते हैं। उसके बाद फिर आप जब एक नेबरहुड में रह रहे होते हो जिसमें क्लास डिफरेंस है, जिसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं आपके घर में भी और बाहर में भी, एजुकेशन को लेकर के और बाकी सारे स्टैंडर्ड्स को लेकर के, जहाँ पे लीला's फादर इज़ एक्चुअली अ शू मेकर एंड एलिना's फादर इज़ एक्चुअली अ पोर्टर, और ऐसे करके बहुत सारे, ग्रोसरी शॉप पे कोई है, तो ऐसे प्रोफेशंस हैं लोगों के, तो वो एजुकेशन अफोर्ड कर पा रहे नहीं कर पा रहे हैं, उसका उनकी फ्रेंडशिप पे कैसे इम्पैक्ट पड़ रहा है, आसपास के जो लोग हैं वो कैसे एक दूसरे की लाइफ में कैसे क्या कर रहे हैं। तो जैसे बच्चे करते हैं वैसा ही है। काफ़ी सुंदर लिखी हुई है, मुझे बहुत अच्छी लगी। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड राइटिंग है और बहुत ही सिंपल सी है। तो यस, आई रियली लाइक्ड इट। तो अगर आप पढ़ना चाहो पढ़ लो। मैं मतलब ये एक ऐसे पॉइंट पे ख़त्म हुई है ना जहाँ पे मैं चाहती हूँ कि मैं बाकी की बुक्स भी पढूँ। सो आई एम गोइंग टू रीड द रेस्ट ऑफ द 3 नॉवेल्स एंड आई विल प्रोबेबली मेक अ सेपरेट वीडियोज़ जहाँ पे मैं ये चारों नॉवेल्स को अलग से वी विल टॉक अबाउट इट इन डिटेल्स। तो या, दैट वॉज माई ब्रिलियंट फ्रेंड बाय एलिना फ्रांटे। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन विच इज़ फ़नी स्टोरी बाय एमिली हेनरी। और इसके बारे में मैंने एक डिटेल रिव्यू दिया था लास्ट वीडियो में। अगर आप चाहो, आप डिटेल रिव्यू देखना चाहते हो, आप लास्ट वीडियो देख सकते हो। आई विल पुट इट इन द डिस्क्रिप्शन लिंक ऑफ दैट वीडियो। तो ये एक रोमांस नॉवल है डैफ्नी की, जिसकी शादी होने वाली है, बट कुछ ही वीक्स पहले जो उसका फियांसे है पीटर, उसने बोला कि नहीं, आई एम एक्चुअली इन लव विद पेट्रिशिया, जो कि उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड है, चाइल्डहुड नहीं बेस्ट फ्रेंड है काफ़ी टाइम से। तो ही रियलाइज दैट जब वो अपनी एक बैचलर पार्टी पे जाता है तो वहाँ पे उसको पता लगता है कि अरे आई एम एक्चुअली इन लव विद पेट्रिशिया। पेट्रिशिया जो है वो गर्लफ्रेंड है माइल्स की। ना डैफ्नी जो है वो अपनी सिटी छोड़ करके, अपना जॉब छोड़ करके, शी मूव टू दिस डिफरेंट सिटी जहाँ पे पीटर अपना बिजनेस एक्सपैंड करना चाहता था। ही वांटेड टू लिव देयर एंड जो पीटर के फ्रेंड्स हैं दे बिकेम डैफ्नीज फ्रेंड्स। तो क्या है कि इस सिटी में डैफ्नी का खुद का कुछ भी नहीं है, शी डजंट नो एनीथिंग। एंड इसके बाद जो होता है कि शी डज़ नॉट हैव अ प्लेस टू लिव, क्योंकि जिस घर में वो रह रहे होते हैं वो पीटर ने अपने नाम पे ख़रीदा होता है, एंड ही आस्क हर कि यू शुड प्रोबेबली मूव आउट। तो शी एंड्स अप लिविंग विद माइल्स, क्योंकि उसके पास एक रूम खाली होता है, क्योंकि ऑब्वियसली पेट्रिशिया हैज़ मूव्ड आउट। तो ये पूरी स्टोरी ऐसे स्टार्ट होती है एंड देन इट डेवलप्स इनटू दिस स्टोरी जहाँ पे डैफ्नी हैज़ टू फाइंड हर सेल्फ। उसकी जो इनसिक्योरिटीज़ है उसके साथ उसको डील करना होगा। शी हैज़ टू अंडरस्टैंड कि she has to take control of her likings and dislikings, and she has to decide for herself rather than someone else deciding it for her कि उसको कहाँ रहना है, क्या खाना है, कहाँ घूमने जाना है, क्या पहनना है, and all of that। एंड इसके बीच में जो दूसरे कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस होते हैं, जैसे कि माइल्स है जिसका काफ़ी मेजर पार्ट है इस बुक में, वो कैसा है एंड हाउ ही हेल्प्स डैफ्नी इस पूरे सिचुएशन में, उसकी पर्सनल लाइफ में जो क्राइसिस हो रहा है उसमें कैसे वो उसको हेल्प करता है, जबकि वो खुद भी पर्सनल क्राइसिस में होता है, क्योंकि पेट्रिशिया वॉज हिज गर्लफ्रेंड। तो वो दोनों ही एक इस वियर्ड से सिचुएशन में होते हैं, एंड जो एंडिंग होती है वो कैसे उस तरफ जाते हैं
और बीच में बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं उसको लेकर के ये पूरी कहानी है। रोमांस नॉवल है, बट एज आई सेड कि इसमें काफ़ी कुछ है बीच में कि अपनी आइडेंटिटी को लेकर के, अपनी इनसिक्योरिटीज़ को लेकर के उसको कैसे डील किया गया है उसके बारे में है। सो आई हाईली रेकमेंड रीडिंग दिस वन, क्योंकि मुझे रोमांस नॉवेल्स बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आती हैं, बट आई रियली लाइक दिस वन। तो आई विल से दैट यू शुड रीड दिस वन, और इफ़ यू वांट टू लिसन टू इट ऑन ऑडिबल ऐप देन यू कैन, आई मीन व्हाटएवर यू प्रेफर। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, विच इज़ गुनाहों का देवता बाय धर्मवीर भारती। तो ये जो किताब है ना, ये मेरे फीड में बहुत टाइम से आ रही थी, और मैं सोच रही थी कि मैं पढ़ूंगी, मैं सोच रही थी कि मैं बुक ऑर्डर करूं, बट मेरे ऑडिबल के उसमें भी रिकमेंडेशन में भी काफ़ी टाइम से आ रही थी और मैंने सोचा था कि मैं पढ़ लूँगी। देन आई ऑल्सो सॉ अ रील जहाँ पे किसी ने ऐसा बोला था कि जिन लोगों को भी गुनाहों का देवता पसंद है वो छपरी हैं। तो he was rightly called out in his comment section. He was criticized by a lot of people for saying this. तो मैंने कहा कि मैं पढ़ लेती हूँ। तो I read this one and I completely disagree. मुझे काफ़ी अच्छी लगी गुनाहों का देवता। ये एक ऐसी किताब है कि जिसमें सब कुछ ठीक चल रहा होता है, सारे कैरेक्टर्स अच्छे से हैं, मतलब अच्छी लिखी हुई है, लैंग्वेज वैंग्वेज सब अच्छी लिखी हुई है, सब कुछ ठीक चल रहा था, बट एक पॉइंट के बाद एक ऐसा हो जाता है ना कि वो एक सैडनेस रह जाती है कि सिर्फ एक की लाइफ में नहीं, सिर्फ एक डिसीजन ऐसा होता है जो कि लिया जाता है और उसकी वजह से जिसको सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है उसी इंसान के ऊपर बाकी सारे जितने भी लोग हैं आसपास के, उनकी खुशी डिपेंड करती है। और जब वो खुश नहीं होती है तो उसका इम्पैक्ट सबके ऊपर पड़ता है, बट कोई भी वो डिसीजन को ना वापस नहीं ले रहा होता है क्योंकि उनके हिसाब से वो बेस्ट है उस इंसान के लिए, बट वो नहीं चाहता, उसका दिल नहीं है इसमें, उसका मन नहीं है इस डिसीजन में। तो उसकी वजह से जो जैसे कहते हैं घर है, खुश रह रहा होता है, सब आसपास में मतलब बात कर रहे होते हैं, एक दूसरे से हंसी मजाक कर रहे होते हैं, बट उसके बाद से वो सब कुछ ख़त्म हो जाता है। कोशिश हर कोई कर रहा होता है कि ये बैक टू नॉर्मल हो जाए, बट नहीं होता है। सबको पता होता है कि ये शायद ठीक नहीं है, बट शायद यही ही ठीक है। आई डोंट नो हाउ टू से इट इन अ बेटर वे, बट यही है पूरी नॉवल का वो। तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। कुछ चीज़ों से मैं डिसएग्री कर रही थी, बट दैट्स माय पर्सनल ओपिनियन। अगर मैं नॉवल के बारे में बात करूं, अगर जो पूरी स्टोरी जिस तरीके से लिखी गई है, जो पूरा कैरेक्टर लिखा गया है बिंती का या फिर चंदर का या सुधा का या सुधा के फादर का या बिंती की जो माँ है उनका, या फिर जितने भी कैरेक्टर्स हैं काफ़ी अच्छे से लिखे गए हैं, मुझे बहुत अच्छे लगे। मुझे बिंती का कैरेक्टर भी काफ़ी अच्छा लगा, उसको भी काफ़ी अच्छे तरीके से लिखा गया है, राइटिंग काफ़ी अच्छी है। तो अगर आप पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो, अगर आपने नहीं पढ़ी है तो, क्योंकि मैं तो आई थिंक काफ़ी लोगों ने पढ़ी हुई है। तो अगर आपने पढ़ी हो आप मुझे बताओ कि आपको कैसी लगी और क्या अच्छी लगी, इस किताब के बारे में आपको क्या बात अच्छी लगी है। और अगर आपने नहीं पढ़ी है देन यू शुड डेफिनेटली रीड दिस वन। एंड ये थी 3 किताबें जो मैंने ऑडिबल पे सुनी थी। लेट्स मूव ऑन टू द फिज़िकल कॉपीज़, द बुक्स जिनकी मैंने फिज़िकल कॉपी पढ़ी है। तो जो अगली किताब है वो है अक्टूबर जंक्शन बाय देव प्रकाश दुबे, और इसके बारे में भी मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है, अगर आप देखना चाहो तो आप देख सकते हो। ये बुक जो है चित्रा और सुदीप के बारे में है कि वो एक दिन बनारस के 80 घाट में मिलते हैं, एक्चुअली एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं, और ऑथर ने बहुत सुंदर तरीके से ये चीज़ लिखी है कि हाउ दे मेट, कि एक एक इंसान, एक एक सेटिंग और टाइमिंग, और वहाँ पे बहुत सारे जो जो लोग भीड़ इकट्ठी होती है उस रेस्टोरेंट में खाने के लिए, उनका क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन होता है इनको मिलाने में, और ये कैसे मिलते हैं, इनकी जो बातचीत होती है उसके बाद वो कैसे अगले 3 दिन जो है बनारस घूमने में पूरा स्पेंड करते हैं, जिसकी वजह से वो एक स्पेशल बॉन्ड फॉर्म होता है उनके बीच में, जिसकी वजह से दे डिसाइड कि हम हर 10 साल को हर 10 साल नहीं, वो मिलते रहते हैं 10 साल, बट वो डिसाइड करते हैं कि 10 अक्टूबर को वो मिलेंगे। तो अगले साल वो मिलते जाते हैं, ऐसे वो हर 10 साल मिलते हैं, 10 साल में उस एक डेट को मिलते हैं। तो ये पूरी स्टोरी उसके बारे में। चित्रा जो है कोई राइटर बनना चाहती है, एंड सुदीप जो है उसकी एक टूर एंड ट्रैवल की कंपनी है जिसे वो इंटरनेशनल लेवल पे नंबर 1 पे ले जाना चाहता है। तो ये उसका ड्रीम है। एंड जब वो मिलते हैं तो वो ऐसे फेज में होते हैं जहाँ वो अकेले तो होते हैं बट वो लोनली नहीं होते हैं, तो और उनका अपना एक एक ड्रीम होता है, तो वो उसकी वजह से उनका एक बहुत अच्छा सा बॉन्ड फॉर्म होता है
एंड आई थिंक जो पूरा लिखा गया है बनारस के बारे में, अस्सी घाट के बारे में, बोटिंग करते हैं वहाँ पे उनको साधु मिलता है, आई थिंक उसका भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था उनके इस स्पेशल बॉन्ड के लिए। कोई दोस्त नहीं थे, कोई नाम नहीं था उनका, जो भी बॉन्ड था उसको लेकर के इनिशियली, बट देन जैसे जैसे वो मिलते रहे उस डेट को, वो एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते गए और उनको समझ में आया कि व्हाट दे एक्चुअली आर टुगेदर। बीच में उनकी कोई बात नहीं होती थी, वो उसी डेट को मिलते थे और उसी डेट पे ही एक दिन पहले फ़ोन करके कि हाँ ठीक है हमें मिलना है, और वो सब डिसाइड करते थे कि कैसे मिलना है और ये वो। तो वो सारी चीज़ें होती थी। और ये स्टोरी उसके बारे में है कि क्या चित्रा तो राइटर बन पाती है, क्योंकि ये बुक स्टार्ट ही वैसे होती है कि चित्रा एक बहुत बड़ी राइटर बन चुकी है एंड वो हर 10 अक्टूबर को अपनी जो है किताब लॉन्च करने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस वो करती है, हेल्ड करती है। तो वहाँ पे ही जो है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो उसने होल्ड की हुई है, वहाँ पे क्या है कि शी टॉक्स अबाउट दिस अनदर ऑथर जिसकी बुक जो है चित्रा के बुक्स के कंपटीशन में। तो वहाँ पे जा कर के वो कुछ ऐसी डिटेल्स बताती है जिसको ले करके लोगों के मन में काफ़ी सारे सवाल आ जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है चीज़ें। और उसके बाद इट स्टार्ट्स कि हु इज़ चित्रा, हु इज़ सुदीप, हु इज़ दैट ऑथर एंड ऑल ऑफ दैट। तो वो लिखा हुआ है, बहुत सुंदर लिखा हुआ है, बहुत इजी लिखा हुआ है, सिर्फ 150 पेजेस है। कोई भी अगर रीडिंग स्लम्प में है तो उसके लिए बहुत अच्छा है। कोई भी अगर हिंदी साहित्य पढ़ना स्टार्ट करना चाहता है, क्योंकि आई अंडरस्टैंड कि अगर आप रेगुलरली हिंदी नॉवेल्स नहीं पढ़ते हो तो आपके लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है। जैसे कि बहुत अच्छे जो ऑथर्स हैं जिनको हम जानते हैं, जो कि बिल्कुल उस हिंदी में लिखते हैं जिसमें हम रोज़ बात नहीं करते हैं, तो उनको पढ़ना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है इनिशियली। तो आप देवर प्रकाश दुबे जी की जो नॉवेल्स हैं आप उनको पढ़ सकते हो। उन्होंने भी काफ़ी अच्छी नॉवेल्स लिखी हुई हैं, जैसे कि यार पापा के बारे में मैंने कहा था, वो भी काफ़ी अच्छी है। ये दूसरी किताब है जो मैंने देवर प्रकाश दुबे की पढ़ी है, वो भी काफ़ी अच्छी लिखी हुई है। बहुत ईजी लैंग्वेज है, बहुत सुंदर कहानी है, बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट मुझे लगा कि हाँ 10 साल में एक बार वो उसी डेट पे मिल रहे हो, मुझे वो काफ़ी अच्छा लगा। और पेसिंग काफ़ी अच्छी है, मतलब ऐसा नहीं कि आप कहीं पे बोर हो रहे हो, आपका इंटरेस्ट बना रहेगा, आप जानना चाहोगे कि क्या हो रहा है। तो मुझे वो काफ़ी अच्छी लगी। और जो पूरा जैसा मैंने कहा कि बनारस के बारे में जो लिखा हुआ है ना, वो बहुत सुंदर लिखा हुआ है। थोड़ा बहुत लखनऊ के बारे में भी है बीच में, वो भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। एंड या बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी, बट काफ़ी कुछ है। आपको ऐसा लग रहा होगा ना कि ऐसे 10 अक्टूबर का 10 साल का वो है तो बता दिया, बट बहुत सारी चीज़ें बीच में होती हैं, क्योंकि चित्रा की जो जर्नी है वो एक नॉर्मल इंसान से लेकर के एक ऑथर बनने की, एंड क्या सुदीप का ड्रीम कंप्लीट हो पाता है, नहीं हो पाता, क्या होता है, वो सब चीज़ों के बारे में है। एंडिंग थोड़ी सी अलग है, आप सोचोगे कि शायद वैसी मतलब प्रिडिक्टेबल है, बट प्रिडिक्टेबल नहीं है, थोड़ी सी अलग है। तो अक्टूबर जंक्शन, देव प्रकाश दुबे, आप पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो। और इसकी एक डिटेल्ड रिव्यू मैंने दिया हुआ था अपने चैनल पे, अगर आप वहाँ से देखना चाहो, ज़्यादा जानना चाहो तो आप वहाँ से जान सकते हो। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन एंड द लास्ट वन, विच इज़ मेरी शेलीज फ्रैंकेनस्टाइन, एंड आई रियली लाइक दिस वन। इसकी राइटिंग इतनी रिच है, क्योंकि एक एक इमोशन को इतना डिटेल तरीके से लिखा गया है। इनिशियली आई वॉज लाइक कि ये इतना डिटेल्ड क्यों है, क्योंकि आदत हो चुकी होती है ना कि वो एक के बाद एक आप बुक पढ़ते जाओ, बट देन आई वॉज लाइक कि नहीं, डोंट रश थ्रू अ बुक, इट्स सपोज टू बी दैट वे। सो मैंने इसको पढ़ा, मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तो ये स्टोरी है विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन के बारे में, जिसने एक एक्सपेरिमेंट किया। इट वॉज हिज ड्रीम टू क्रिएट अ क्रिएशन, अ लिविंग बीइंग। तो उसके एक्सपेरिमेंट की वजह से, मतलब डेड्स जो है ना, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके वांटेड टू मेक अ लिविंग बीइंग। वो एक्सपेरिमेंट के चक्कर में ही मेड दिस, लेट्स कॉल इट मॉन्स्टर, क्योंकि उसको बुक में भी मॉन्स्टर ही बोला गया है। तो उसका पूरा स्टेचर जो है बिल्कुल एकदम जाइंट सा है, डिफॉर्म्ड है, उसका फेस बहुत ही अगली है जैसा बुक में डिस्क्राइब किया गया। तो उसकी वजह से जब पहले तो विक्टर ही देखता है उसे, तो ही वॉज डिस्कस्टेड कि उसने क्या बना दिया है, एंड ही अबैंडन्स हिम। तो उस अबैंडनमेंट के बाद जो जो चीज़ें होती हैं उस मॉन्स्टर के साथ, क्योंकि वो जो है उसे तो कुछ भी नहीं पता है, ही जस्ट ओपनड हिज आइज एंड ही सॉ कि उसको अबैंडन कर दिया गया है। देन ही मूव टू डिफरेंट प्लेसेस, वहाँ उसका जिस तरीके से ट्रीटमेंट होता है, तो उसकी वजह से जो उसमें चेंजेस आता है, वो जैसे देखता है लोगों को, वो सीख रहा होता है। तो
initially he was like very helpful, he wanted to be a part of the community, of the human community, but जब उसको वहाँ से वो treatment नहीं मिलता है, then he became this monster जिसके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा है, बहुत rage है, and he wants to do something कि उसको, मतलब he was very angry at his creator, at his master। तो वो उसके बाद फिर बहुत सारे चीज़ें होती हैं, मर्डर वगैरह होता है, जिसमें ही कन्विंसेस विक्टर कि यू मेक अ कंपेनियन फॉर मी, अदरवाइज मैं यही करता रहूँगा एंड यू विल बी लाइक मी, मतलब मेरी तरह ही, जैसे मैं रहता हूँ वैसे ही तुम भी ऐसे ही रह जाओगे। तो ये पूरी स्टोरी उसके साथ है कि फिर बाद में क्या होता है, विक्टर कोई क्रिएशन बनाता है उसके लिए, नहीं करता, कुछ क्रिएट करता है कि नहीं करता है, क्या स्टोरी में आगे होता है उन दोनों के बीच में। Was the monster killed? If not, then what happened to him? What happened to Victor, his family? और ये किस डायरेक्शन में पूरा जाता है, जितनी एट्रोसिटीज़ होती हैं वो कैसी होती हैं, तो फिर उसके ऊपर है ये पूरा। बहुत ही सुंदर लिखा हुआ है ये पूरी नॉवल को। और एक चीज़ है इसके बारे में, जैसे कि अगर आप बुक देखोगे ना, पहले तो आप पढ़ना चाहो बिल्कुल पढ़ो, बहुत ज़्यादा अच्छी नॉवल है, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। दूसरी चीज़ जो है ना, ये इंट्रोडक्शन में इसकी भी काफ़ी सारी चीज़ें वैसे ही दे दी गई हैं, बता दी गई हैं। तो आई विल से कि मे बी, आई मीन आप इंट्रोडक्शन भी पढ़ सकते हो, बट इसमें एक ये है जहाँ पे आपको कैरेक्टर्स इन फोकस है, जैसे यहाँ पे आपको कैरेक्टर्स के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो रॉबर्ट कौन है, हु इज़ रॉबर्ट, एंड देन हु इज़ अल्फोंसो, एलिजाबेथ, हेनरी। तो इनके बारे में अगर आप जानना चाहो ना, जैसे बुक पढ़ रहे हो और आप स्टोरी में आगे बढ़ रहे हो, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि ये कौन है, मे बी यू कैन जस्ट गो एंड रीड फर्स्ट लाइन, क्योंकि इसके एंड में ना जब पूरे कैरेक्टर्स लिखा है तो उसके बारे में बता दिया कि उसके साथ क्या होना है आगे। तो आई वॉज नॉट लाइक फैन ऑफ इट। तो मुझे जब ये समझ में आया कि यही हो रहा है, तो मैंने कहा कि नहीं, मैंने बस इतना ही पढ़ा कि हाँ वो कौन है क्या है, तो उसके बाद छोड़ दिया मैंने। फिर मैंने सीधे स्टोरी पढ़नी स्टार्ट की थी। इस हर एक चैप्टर के एंड में वो भी दिया हुआ है चैप्टर का हाईलाइट। अगर मतलब मैं सजेस्ट नहीं करूँगी, मैं कहूँगी आप पूरी बुक पढ़ो, बट आपको लग रहा है तो नहीं, आप पूरी बुक पढ़ो। तो ये है फ्रैंकेनस्टाइन, मेरी शैली की बहुत सुंदर बुक, अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। तो ये थी 5 किताबें, माई ब्रिलियंट फ्रेंड बाय एलेना फ्रांटे, देन ऑक्टोबर जंक्शन बाय दिव्य प्रकाश दुबे, मेरी शैली फ्रैंकेनस्टाइन, and these were the 3. What was the Emily Henry's funny story, and then गुनाहों का देवता by धर्मवीर भारती। ये 5 किताबें थी। मैं इनका लिंक डाल दूँगी, अगर आप परचेज़ करना चाहो तो आप परचेज़ कर सकते हो। ऑडिबल और उसका दोनों का ही मैं डाल दूँगी लिंक, आप वहाँ से ख़रीद सकते हो। और जो मैंने रिव्यू डाले हुए हैं ऑक्टोबर जंक्शन के और उसके फ़नी स्टोरी के, मैं उनका भी लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में, अगर आप डिटेल्ड रिव्यू देखना चाहो तो आप वहाँ से देख सकते हो। And yeah, that was the video. I will see you in the next one. Till then, take care and bye bye.